स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 11वां चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उसका अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम द्वारा हमने डीएनए को उसके पैलिंड्रोम से जो विशिष्ट पहचान स्थल होते हैं वहाँ से उसको काटा था। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम क्या करता है, वहाँ के डीएनए को और वांछित डीएनए को दोनों को काटने का काम करता है। तो हम ये देखेंगे कि वास्तव में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम ने, जैसे हमने इस तरह से इसको लिया है कि जैसे हमने ये डीएनए को लिया, इस डीएनए के ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम डाला और हमने एक प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम डाला। तो इसने इस डीएनए को कट किया, यहाँ से इसने इस प्लाज्मिड को कट किया। तो ये कट करना, या जिसको अपन कहते हैं डाइजेशन ऑफ डीएनए या डाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो इसका पाचन हुआ कि नहीं हुआ या इसके टुकड़े हुए कि नहीं हुए, इस बात की जांच हम एक टेक्निक से करेंगे जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हम उस डीएनए के पाचन या जो कटे हुए खंड हैं उनकी जांच करेंगे और उनको उनकी लंबाई के आधार पर उनको अलग अलग भी करेंगे। तो ये सारी टेक्निक कहलाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम क्या करेंगे, जैसे डीएनए के टुकड़े हो गए तो कुछ बड़े लंबाई के होते हैं, कुछ उससे छोटे, कुछ उससे छोटे, कुछ बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो इस आधार पर हम उनकी लंबाई के अनुक्रम के आधार पर हम इनको अलग अलग कर लेंगे इस विधि से। और फिर जो टुकड़ा हमें वांछित है या हम काम में लेना चाह रहे हैं, उस टुकड़े को हम काम में ले सकते हैं। तो देखिए, एक ये टेक्निक है, इसको हम बोलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें क्या होता है, एक ये प्लेट होती है, इस प्लेट के अंदर जैसे ये जेल हमने एक एगारोस जो कि अगार अगार जेली होती है, अगार अगार ये एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि लाल शैवालों द्वारा निर्मित होता है। तो अगार अगार जेली इसके अंदर प्लेट में अपन भर देते हैं। इसके एक साइड में देखिए, यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे कुएं दिखाई देंगे जिसको कूप या वेल बोलते हैं। इसमें हम डीएनए के सैंपल को लोड कर देंगे, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम द्वारा जो डीएनए को काटा गया है उस सैंपल को इन कुओं के अंदर भर देंगे। इन पॉइंट के अंदर यहाँ पर हम उसको भर देंगे। इसका जो संपर्क है इस प्लेट का, हम एक पावर सप्लाई से कर देंगे, एक बैटरी से कर देंगे। उस पावर सप्लाई के एक तरफ कैथोड होगा और दूसरी तरफ हम एनोड बना लेंगे। एनोड धन इलेक्ट्रोड, कैथोड ऋण इलेक्ट्रोड। अब अपन जानते हैं कि डीएनए के जो अणु होते हैं वो ऋणावेशित अणु होते हैं। ऋणावेशित अणु होते हैं, इसलिए जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कुएं में से डीएनए के जो अणु है वो निकल निकल कर ये जो जेल भरी हुई इस जेल में से, क्योंकि ये जेल है वो छिद्रित होती है, एक छलनी की तरह काम करती है, तो इस जेल में से वो टुकड़े हैं वो आगे एनोड की तरफ आकर्षित होंगे। तो धन जो इलेक्ट्रोड है एनोड, उसकी तरफ ऋणावेशित डीएनए के अणु है वो मूवमेंट करेंगे। तो जो सबसे छोटा डीएनए का अणु होगा वो सबसे आगे की ओर गति करेगा, यानी सबसे ज़्यादा चलेगा, सबसे ज़्यादा मूवमेंट करेगा, और ये एनोड की तरफ सबसे नज़दीक रहेगा एनोड की तरफ। और उससे जो बड़ा टुकड़ा होगा वो उसके पीछे रहेगा, सबसे बड़े टुकड़े हैं वो सबसे पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पर लंबाई के हिसाब से, जैसे ये सबसे आगे जो सबसे आगे मूवमेंट कर रहा है, ये टुकड़ा सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी सबसे बड़ा टुकड़ा है वो पीछे की तरफ रह जाएगा। इस तरह से हम इसको डीएनए को हमने टुकड़े जो किए हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम द्वारा, उनको हमने अलग अलग कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से पृथक भी कर लेंगे, आइसोलेट भी करेंगे इनको। तो इसके लिए क्या होता है, इसके ऊपर एक डाई डाली जाएगी जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, और फिर यहाँ पर इनको अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर एक्सपोजर किया जाएगा, जिससे यहाँ पर अपन को नारंगी रंग की पट्टियाँ दिखाई देगी जगह जगह। तो जहाँ पर नारंगी रंग की पट्टियाँ चमकेगी वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। फिर इस जेल को हटा के हम जो डीएनए है वो प्राप्त कर लेंगे, जितना जो इनको अलग अलग रख लेंगे। तो जैसे ये छोटा वाला है टुकड़ा, तो उसके हिसाब से हम इसको अलग कर लेंगे, बड़े वाले जो टुकड़े हैं उनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसके अंदर देखिए सबसे छोटा जो डीएनए खंड है वो सबसे आगे मूव कर रहा है और सबसे बड़ा जो डीएनए खंड है वो पीछे की तरफ रह रहा है।
तो हमने यहाँ पर पावर सप्लाई लगा दी, कैथोड बना लिया, कैनोड बना लिया। इसके अंदर हमने ये जैसे ग्रीन में जेल दिखा रखी है, ग्रोस। तो इसमें चूँकि जेल का इस्तेमाल हो रहा है और विद्युत धारा को अपन प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये टेक्निक कहलाती है डीएनए पृथक्करण की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। तो ये इसका डायग्राम है, इस चित्र को आप ध्यान में रखें। अब इसको अपन फटाफट पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन कैसे करें। तो उनको अलग अलग करेंगे और फिर उनको विलगित भी कर लेंगे। यदि प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम द्वारा डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटा जाता है। ये अपने पहले देख भी लिया है। डीएनए के कटे हुए खंडों को अलग करने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसे जेल विद्युत कण संचलन, हिंदी में इसको जेल विद्युत कण संचलन कह रहे हैं, और इसको कह रहे हैं अपन अंग्रेजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। देखिए डीएनए खंड है वो ऋणावेशित अणु होते हैं, फॉस्फेट के कारण ये ऋणावेशित होते हैं। अतः इन्हें विद्युत क्षेत्र में एगारोस जेल के माध्यम द्वारा एनोड यानी जो धन इलेक्ट्रोड होता है की तरफ भेजकर हम अलग कर सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम एगारोस जेल है, जो समुद्री से घास जो है लाल शैवाल उससे निकाला गया एक प्राकृतिक बहुलक है, अर्थात एक पॉलीसेकेराइड है। तो ये भी याद रखिए, पॉलीसेकेराइड होती है, एगार एगार जेली होती है। इसको हम इस विधि में प्रयुक्त करते हैं। देखिए डीएनए खंडों को एगारोस जेल के छलने प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। ये जो एगार जेली होती है ये इसका छलने प्रभाव होता है, यानी इसमें बीच में छिद्र नुमा संरचना होती है, ये स्पंजी होती है। तो इसलिए यहाँ से इसके अंदर से डीएनए के जो खंड है वो मूव करते हैं। डीएनए का खंड जितना छोटे आकार का होता है वह जेल में अधिक दूरी तक जाता है, यानी अधिक दूरी तक मूवमेंट करेगा, गति करेगा, जितना छोटा खंड होगा, छोटे आकार का होगा। पृथक्कृत डीएनए खंडों को देखने के लिए अब हमने देखा कि हमने कुछ समय इसको अप्लाई करके हमने जो डीएनए के खंड थे उनको लंबाई के हिसाब से अलग अलग कर लिया है। अब हमें दिखाई कैसे देंगे? देखिए वैसे तो डीएनए के अणु दिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत बारीक होते हैं अपन को, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे? पृथक्कृत डीएनए खंडों को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड, याद रखिएगा, इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित करेंगे, उसको स्टेन कर देंगे और फिर पराबैंगनी किरणों से अनावर्त करते हैं, यानी पराबैंगनी किरणें डालते हैं उस पर, क्योंकि शुद्ध किए हुए डीएनए खंडों को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते। तो अपन जो डीएनए खंड हैं उनको हम दृश्य प्रकाश में नहीं देख सकते, इसलिए पहले उनको अभिरंजित करेंगे और अभिरंजित करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड नामक डाई से, यौगिक से, और फिर उन पर पराबैंगनी किरणें डालेंगे, उससे उसको अनावर्त करेंगे। तो उससे क्या होगा? डीएनए खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करके पराबैंगनी किरणों से अनावर्त करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देगी। तो जहाँ पर भी डीएनए पर हमने इथिडियम ब्रोमाइड डाला है वहाँ पर जैसे ही पराबैंगनी किरणों से इसको अनावर्त करेंगे, उसमें पराबैंगनी किरणें डालेंगे तो वहाँ पर नारंगी रंग की पट्टियाँ अपन को दिखाई देने वाली, नीली नारंगी रंग की पट्टियाँ होगी। तो इन जहाँ जहाँ ये पट्टियाँ दिखेगी अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ पर डीएनए का अणु उपस्थित है। डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगारोस जेल से काट कर अलग अलग निकाल लेते हैं, यानी जहाँ पर पट्टी दिखेगी वहाँ से उसको काट लेंगे उस जेली को, और जेल को फिर हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्षालन या इलूशन कहते हैं। तो जेल को काट लेंगे और जेल को काट कर अलग रख लेंगे, फिर उस जेल को हटा देंगे और उसमें से डीएनए को निकाल लेंगे। इसी प्रक्रिया को हम क्षालन या इलूशन बोलते हैं। इस प्रकार शुद्ध किए हुए डीएनए खंडों को वाहक के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए तैयार किया जाता है। तो इससे हम ये पता लग जाएगा कि जो रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है उसने जो डीएनए और प्लाज्मिड को काटा है तो क्या वो पाचन सही किया है या जो कटिंग की है वो हुई या नहीं हुई है। सेम टू सेम जिस तरह से अपन वांछित डीएनए को काटते हैं उसी तरह से इस विधि को हम वाहक डीएनए पर भी अप्लाई करते हैं और उस हिसाब से उसके भी डीएनए खंडों को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं अपने नोट के रूप में। तो देखिए इस तरह से है, यहाँ से हमने इसको
ये है अपने डीएनए खंड का पृथक्करण। एनोड की तरफ ये जो डीएनए के अणु है वो मूव करेंगे ग्राफ झिल्ली में, और जो सबसे छोटा खंड होगा वो सबसे फास्ट चलेगा, सबसे आगे जाएगा। और इनको देखने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करने वाले हैं, फिर उसको परावैंगनिक किरणों से एक्सपोजर करने वाले हैं, तो हमें नारंगी नीली पट्टियाँ दिखाई देने वाली है। और फिर उन पट्टियों को ही जेल समेत काट लेंगे और फिर जेल को उठाकर हम डीएनए प्राप्त कर लेंगे। इसको एलूशन या क्षालन कहते हैं। और जो डीएनए हमें प्राप्त हो गया उसको फिर वाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए तैयार किया जाता है। तो ये एक टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसका हमने डायग्राम स्टार्टिंग में देख लिया है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो हमारे आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ अन्य एंजाइम जो काम में आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको हम काम में ले रहे थे, लेकिन उसके अलावा कुछ और एंजाइम है उनका भी इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। तो उन एंजाइमों को भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, पुनर्योजन डीएनए तकनीक में प्रतिबंधन एंजाइम के अतिरिक्त निम्न महत्वपूर्ण एंजाइम आवश्यकता अनुसार उपयोग में लिए जाते हैं। तो जैसे आवश्यकता होती है इनको उपयोग में ले लेंगे। जैसे फर्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये डीएनए सांचे पर, यानी कोई डीएनए का सांचा होगा या डीएनए अणु होगा उससे पूरक डीएनए का संश्लेषण कर लेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए सांचे से आरएनए का संश्लेषण कर लेगा। तो ये एंजाइम भी काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इससे क्या होगा, आरएनए सांचे से सीडीएनए का संश्लेषण करता है ये, यानी आरएनए से डीएनए का निर्माण कर लेता है। तो वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये भी कई बार इस्तेमाल होते हैं। और जो महत्वपूर्ण एंजाइम आ रहा है वो देखिए है डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये एंजाइम कटे हुए डीएनए खंडों को फॉस्फोडाइस्टर बंध उत्पन्न कर जोड़ने का काम करता है। कैसे, जैसे ये हमारे पास डीएनए का वो है, ये हमारे पास प्लाज्मिड है, ये कटा हुआ प्लाज्मिड है। तो इस प्लाज्मिड में ये डीएनए खंड है वो जोड़ने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम काम में आएगा वो होगा डीएनए लाइगेज। तो दो भिन्न डीएनए को फॉस्फोडाइस्टर बंध बनाकर जोड़ने का काम किसका है, डीएनए लाइगेज का। और ये हम डीएनए टेक्नोलॉजी में निश्चित रूप से इस्तेमाल करते हैं इसका। एक महत्वपूर्ण एंजाइम क्षारीय फॉस्फेटेज। देखिए, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, वर्ताकार वाहक जो डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड गोल होता है। अब जैसे इसको रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर एंजाइम काटेगा ये फिर से गोल हो जाता है। तो इसको गोल होने से बचाने के लिए और सीधा करने के लिए, ताकि हम इसमें ये जो डीएनए का अणु है वो जोड़ सकें, तो इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक एंजाइम काम में आएगा, क्षारीय फॉस्फेटेज। देखिए, ये एंजाइम वर्ताकार वाहक डीएनए प्लाज्मिड को काटकर रेखीय बना देता है, ताकि इसमें हम जो विजातीय डीएनए है उसको आसानी से जोड़ सकें, उसको जोड़ा जा सके। अब ये क्या करता है कि जैसे प्लाज्मिड कटा हुआ है तो वहाँ से उसके सिरों से फॉस्फेट जो समूह होता है उसको हटा देता है, जिससे ये वापस जुड़ नहीं पाता है, फिर राउंड यानी वापस वर्ताकार नहीं हो पाता है। यह वर्ताकार डीएनए के 5' सिरे से फॉस्फेट समूह को हटा देता है। देखिए, जिससे वाहक डीएनए वर्ताकार नहीं होता है। तो जो 5' सिरे पर जो फॉस्फेट समूह होता है उसको ये हटा देगा, जिससे वाहक जो प्लाज्मिड को वापस वर्ताकार नहीं होगा। जैसे ये प्लाज्मिड था, सारे फॉस्फेट डाला तो ये सीधा हो गया, क्योंकि इसने एक जगह से फॉस्फेट 5' सिरे से फॉस्फेट हटा दिया। तो फॉस्फेट हटा दिया तो ये इसके सिरे जुड़ेंगे नहीं, ये वापस वर्ताकार नहीं होगा। अब जैसे सारे फॉस्फेटेज को हटाएंगे तो ये फिर से वर्ताकार हो जाएगा। अगला जो एंजाइम है वो है लाइसोजाइम। देखिए, लाइसोजाइम्स ये भी महत्वपूर्ण एंजाइम है। ये कब काम में आते हैं कि जब जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति है उसको गलाकर नष्ट करता है। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति को गलाकर नष्ट करता है, जिससे जीवाणुवीय डीएनए को आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें जीवाणु से डीएनए को निकालना है या प्लाज्मिड को निकालना है, तो सबसे पहले उसकी हमें कोशिका भित्ति तोड़नी पड़ेगी। उसके बाद में हमने कोशिका भित्ति को कोशिका झिल्ली को तोड़ना पड़ेगा। तो कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये क्या करता है, कोशिका भित्ति को गला देता है और उसके बाद में हम कोशिका झिल्ली को रिमूव करके
वहाँ से डीएनए को ले लेते हैं। इसी तरह से जैसे सेलुलोज और हेमिसेलुलोज एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, पादप कोशिका पर काम करते हैं, क्योंकि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज क्या करते हैं, जैसे ही हम पादप कोशिका पर इनको डालते हैं, ये पादप की कोशिका भित्ति को हटा देते हैं। तो मान लीजिए एक पादप कोशिका है, उसके ऊपर कोशिका भित्ति है और उसके अंदर केंद्रक है, उस केंद्रक में से हमें डीएनए निकालना है, तो सबसे पहले कोशिका भित्ति को तोड़ना पड़ेगा, फिर कोशिका झिल्ली को तोड़ना पड़ेगा, फिर केंद्रक झिल्ली को तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बार बार इन झिल्लियों को तोड़ेंगे और फिर अंदर से केंद्रक से डीएनए को निकालेंगे। तो कोशिका भित्ति को हटाने के लिए हमें चाहिए सेलुलोज और हेमिसेलुलोज एंजाइम। इसी तरह से काइटिनेज एंजाइम है कि कवक कोशिका भित्ति को, मान लीजिए कवक है, उसके डीएनए को हमें निकालना है, तो उसकी हमें कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो और काइटिन को हटाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, काइटिनेज। और ये काइटिनेज क्या करता है, कोशिका जो कवक की काइटिन की जो कोशिका भित्ति है उसको हटा देता है, ताकि इसके डीएनए को हम आसानी से पृथक कर सकें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम थे। तो इसमें देखिए आपके ये लाइसोजाइम है, सेलुलोज हेमिसेलुलोज है, काइटिनेज है, क्षौरीय फोस्फेटेज है, इसके अलावा डीएनए लाइगेज है। ये महत्वपूर्ण एंजाइम, इनके नाम लेसन में बार बार आपको देखेंगे आप। तो इस तरह से ये कहाँ काम में आ रहे हैं, उस हिसाब से इनके कार्य निर्धारित होते हैं। तो ये थे अपने अन्य एंजाइम जो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए हैं। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस और जो अन्य एंजाइम है उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम वाहक का कंप्लीट अध्ययन करेंगे कि वाहक क्या है, कौन कौन से वाहक है और उनकी विशेषता क्या होती है, प्रमुख वाहक कौन कौन से, उनकी संरचना देखेंगे, पीबीआर की संरचना देखेंगे। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।